नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 सब्जेक्ट है सिविक्स और लेसन है फर्स्ट। और ये इसका फर्स्ट लेसन का टॉपिक है समानता। ठीक है, समानता टॉपिक को लेसन 1 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग 6 का सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों कंप्लीट हो गया और 7th का भी सिविक्स चालू अभी स्टार्ट हुआ। आज से हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप लोग पहले वाला भी क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये अध्याय है फर्स्ट, ये टॉपिक का नाम है समानता। इससे पहले थोड़ा सा हम ऊपर की ओर कुछ दिया हुआ है लोकतंत्र में समानता कैसे है, तो इसके बारे में देख लेते हैं इकाई 1 में। ठीक है, तब उसके बाद फिर से हम नीचे की ओर पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इम्पोर्टेंट लाइन जो है उसको अंडरलाइन भी करेंगे और नोट भी करते चलेंगे। अब बाद में फिर लास्ट में क्या करेंगे, सारा प्रश्न का क्वेश्चन आंसर भी करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारत का जो लोकतंत्र है उसमें समानता क्यों है, कैसे ख़त्म किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग आज इसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। शिक्षकों के लिए किताब का यह खंड भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता की आश्वस्त करता है। इसके बावजूद लोगों को रोज़मर्रा की जीवन समानता से कैसे दूर हो। नागरिक शास्त्र की पहले ही पाठ्यपुस्तकें समानता की चर्चा में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती है पर लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। यह इकाई एक अलग ढंग से है समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की ज़रूरत को इसमें उभारा जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे समाज में जो भारत जो है एक समानता का से जूझ रहे हैं, भोग रहे हैं, उससे बचाव के लिए क्या करना है, नहीं करना है, इस क्लास 7 के बुक में जो सिविक्स है इसमें इससे बचने उभरने का कुछ टॉपिक दिया गया है जो कि हमको पढ़ना चाहिए, यही कह रहे हैं। पहला अध्याय विद्यार्थियों की कांता ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति से मिलवाता है, जिन्होंने अलग अलग तरह के असमानता का अनुभव किया है। इसके अनुभवों के जरिए हम मानवीय गरिमा की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम यहाँ दिखने के लिए कर रहे हैं कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के पास एक बड़ा हिस्सा है। इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से असमानता के मुद्दे को भी देखते हुए और स्पष्ट करते हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। इसका कहने का मतलब है समानता और असमानता जो है सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में मतलब अदर देशों में भी इसकी असमानता का प्रकोप दिखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही है। इस इकाई का दूसरा अध्याय इस पुस्तक का 9वां पाठ है। पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुख विचारों को इस अंतिम अध्याय में एक से बांधा गया है। इस अध्याय का एक बड़ा अंश समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के योगदान की चर्चा करता है। इसमें उदाहरण स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही उन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया है, जैसे लेखन, गीत, कविता, जिनके माध्यम से लोग समानता की मांग व्यक्त करते हैं। जैसे कि जहाँ पे कोई तरह का समस्या होता था ना, तो वहाँ पे आंदोलन क्या करते थे, धरना क्या करते थे
और गीत कविता लेखन के माध्यम से अपनी मांग डिमांड को पूरा करते थे। इन दोनों ही अध्यायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझाने में मदद करना है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएं गतिमान है, स्थिर नहीं है। मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो क्या होता है, चलते रहता है। मतलब गतिमान है, कभी इधर कभी वो, कभी इस चीज़ में समानता आ गया, कभी वो चीज़ में असमानता हो गया। इनकी गति में इस बात से दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर लोगों को आंदोलन भी चलते रहते हैं। कांता ओम प्रकाश अंसारी दंपत्ति और तवा मत्स्य संघ, इन सभी के अनुभवों जैसे कि विभिन्न स्थानीय अनुभव हर जगह मौजूद होंगे। इस इकाई में निहित अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यवहारिक और उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए। कक्षा में समानता के मुद्दों पर चर्चा होना शिक्षक से ऐसी संवेदना और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे। कहने का मतलब है एक शिक्षक को समानता के बारे में अच्छे से विद्यार्थी को डिस्कस करके, समझा के, फाइन करके बताना चाहिए कि ताकि उसके मन में जो है कोई सवाल सारा उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। चलिए, ये अध्याय फर्स्ट था, उसके कुछ अभी निष्कर्ष थे ऊपर, कथन निष्कर्ष। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है समानता। क्या है? समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये क्या फिगर दर्शा रहा है? ये छोटे लाल किसान है, ये मंजीत कौर शिक्षिका है, तेज सिंह व्यापारी है। मतलब एक किसान हो गया, एक शिक्षिका हो गया, एक व्यापारी हो गया। गिरीश रॉ एक छात्र है, मतलब स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है। और कांता देवी घरेलू कामकाज है, मतलब घर की काम करती है। और सुजाता कुमारी भी घरेलू कामगार है। मतलब इसी में देखिए कितने आदमी हैं? एक किसान हो गया, एक शिक्षक हो गया, एक व्यापारी हो गया, एक छात्र हो गया, एक घरेलू कामगार हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को। क्या क्या कह रहे हैं? चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ ही लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। फिर ये क्या कर रहा है? चल कांता अब तेरी बारी आई। चल कांता तेरी बारी आई। फिर कहता है मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी का पाइप लाइन लाने की वादा किया है। मतलब यहाँ क्या हुआ कि कोई नेता थे, वो सब बहुत सारा वादा किए थे, ठीक है कि हमको वोट दीजिए, आपके मोहल्ले में गली में जो भी समस्या होगा उसका हम निदान करेंगे। चलिए, अब इसको समानता को पढ़ते हैं। सबसे पहले, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था। कक्षा 6 में भी हम लोग पढ़े थे समानता के बारे में, अब हम लोग 7 में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं है। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। कांता की कहानी से हो गया कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग वोट देने जा रहे हैं। अब फिर चलो मेरी बारी आई, कांता बोलती है कि मैं तो वोट उसी को दूंगी जो जिसने वादा किया था। चलिए, अब फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अब्दुल रहमान कारीगर है, शबनम बानो गृहिणी है, ग्रेसी लैंग परामर्शदाता है, आइजैक लेलेंग
सरकारी अधिकारी है। और रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी है। योगराज बेरोजगार है। अशोक जैन उद्योगपति है। देखिए, जो जिस क्षेत्र में है उस अनुसार उसका वेशभूषा भी है। देख लीजिए, ये कारीगर है तो इसका पहनावा ओढ़ावा थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मल है। ये साहबो शबनम बानो का भी गृहिणी है तो इसका भी नॉर्मल है। देखिए, ये परामर्शदाता, इसका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। फिर ये बेरोजगार है बेरोजगार है तो ये भी नॉर्मल है। ये भी उद्योगपति है तो देखिए रहन सहन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन आते जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ देर बाद, बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, ये क्या है? कुछ देर बाद, फिर घर पर। फिर इसको देख लेते हैं क्या है। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसने अस्पताल लेकर जाना है। यहाँ से होगा ना घर, इधर पहले इधर देख लेना है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे था मतलब कुछ देर बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब, ठीक है, यहाँ हो गया। इसके बाद घर पे, घर पे क्या है इसको भी देख लेते हैं घर पर, ले या पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे। ठीक है, मतलब उसकी बेटी का तबीयत खराब था, बोला पी लो कुछ, ठीक हो जाओगे। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। मतलब गंदगी की वजह से उसकी गुड़िया बीमार पड़ रही है। कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसा मांगने की आदत मत बना, समझी? जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। चलो पहले इसको पढ़ते हैं फिर और पढ़ते चलेंगे। मताधिकार, मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता मतलब होता है कि वोट डालने में सभी को बराबर का अधिकार। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपनी पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। मतलब जिसके भी न्यूनतम 18 वर्ष और 18 वर्ष से एवब जितने भी हैं सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, मतलब वो पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं भी पढ़े लिखे तो चलेगा, वो कोई भी जाति से बिलोंग करता है तो वो वोट दे सकते, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। मतलब सबके लिए इक्वल, और यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। समानता मतलब इक्वल, बराबर के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। वो कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर के हैं, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। मतलब उसको लगता होगा कि हम गरीब हैं, छोटे परिवार से हैं, बड़े बड़े आदमी भी हम मेरे तरह ही लाइन में लग के वोट डाल रहे हैं, तो वो अपने आप को अच्छा गुड फील कर रही थी।
परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता था, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती है। क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ये हो गया। फिर क्या है? शाम को बस जरा सी देर और बेटी। ठीक है। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों को इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता, क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा कि प्राइवेट अस्पताल जाके वो दिखा सकते हैं। ये अस्पताल में लगी भीड़ है, लाइन। चलिए, अन्य प्रकार की असमानताएं। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आज से हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। भारत में होने वाले विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में जब जो जातिवाद चलता है ना, तुरंत पता चल जाता है कि मतलब बच्चे से ही, छोटे से, कि मेरा ये जात का है, सब एक संगठन है, हम वो जात का है, ये वो कास्ट का है, सब ऐसे बात चलते रहता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात पे विश्वास नहीं करते। मतलब शहर में थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाता है सभी, और गांव में थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, इस वजह से उतना दिमाग का, समझ का विकसित नहीं हो पाता है। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय का दिमाग भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। मतलब शहर के लोग भी शादी वादी के मैटर में अपनी जात ही खोजते हैं, तो वही कह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो कि निचली कहानी दलित एक ऐसा शब्द है कि जो निचली कही जाने वाली जाति होता है। दलित के मतलब लोअर कैटेगरी का कास्ट होता है। ठीक है। लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था और आज भी हो रहा है। दलित का मतलब क्या होता है कि कुचला हुआ या टूटा हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013। ठीक है। एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में वह लिखते हैं, स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी।
कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखने अक्षर धुंधले से दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे जब वे कक्षा 4 में थे। देखिए इसके साथ कितना अन्याय हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ। कहते थे कि एक वो अपना आत्मकथा लिखा था, वो जो आत्मकथा का नाम था जूठन। वो स्कूल के दौर में थे, स्कूल के टाइम पे उसको क्या करना पड़ता था, दलित होने के कारण उसको सभी से दूर बैठना पड़ता था, साइड में बहुत डिफरेंसेस बना के रखना पड़ता उसको, और ज़मीन पे बैठना पड़ता था। बैठने की जगह तक जो चटाई होता था ना स्कूल में, आते आते पीछे घट जाता था, छोटी पड़ जाती थी, उसको नीचे ही बैठना पड़ता था ज़मीन फर्श पे। कभी कभी एकदम पीछे बैठता था दरवाज़ा के पास, तो बोर्ड पे जो लिखावट होता है, सर जी जो लिखते हैं गुरुजी, तो वो लिखावट भी धुंधले दिखाई देते थे, उसको समझ में नहीं आता था बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। और कभी कभी तो पिटाई भी कर दिया जाता था, कोई गलती के, कोई मिस्टेक, कोई कारण के भी, जब वो कक्षा 4 में थे। प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द। अच्छा उधर भी देख लेंगे कमर दर्द, पहले इसको देख लेते हैं। कुर्मी क्षत्रिय 2654 BSc बायोग्राफी MSc बायोटेक बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज हुए जो चाहिए। ब्राह्मण इतना 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 सर्व ब्राह्मण मान्य है। इसके बाद क्या है, इतना मुमकिन इंजीनियर इतना सीलम हो। ऊपर दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में जाति की सूचना देने वाले अंशों को गोला बनाइए। मतलब ये जो है ना, ये क्या दिया हुआ है, जाति मतलब विवाह के लिए कन्या हेतु वर चाहिए, कन्या के लिए वर चाहिए, मतलब एक लड़की को शादी के लिए हस्बैंड चाहिए, ठीक है। क्या जाति है, कहाँ तक पढ़े हैं, सारा ये शादी का ऐड है, ठीक है। कुर्मी क्षत्रिय का था वो, ठीक है। BSc माइक्रोबायो में, MSc बायोटेक में, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज, इतना से वह वर चाहिए। चलिए शादी का है, कौन सा वंश का है, तोमर राजपूत है, ये इतना 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 ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, वो लंबी चौड़ी मैदान का साफ झाड़ू लगाने के बोल देता, उससे उसको क्या होता था, कमर दर्द करने लगती थी। क्या करने लगती थी, कमर दर्द करने लगती थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब सारा बच्चा पढ़ रहा था, उसके साथ भेदभाव हो रहा था। वो क्या, उसको क्या कर दिया था, जाके तुम फील्ड में झाड़ू लगाओ, साफ सुथरा करो। और मैं झाड़ू लगाता, सब पढ़ रहा था और ये झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी, पानी पीने तक की इजाज़त नहीं दी थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपाकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। जब उसके पिताजी उधर से गुजर रहे थे तो उसका ध्यान गया अपने बेटा पे, तो उन्होंने शिक्षकों को साहपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो यही नहीं, इसके बाद और भी आवेगा पढ़ने को। उसके पिताजी गुस्सा में बोले कि हाँ, और स्टूडेंट, ये भी यहीं पढ़ेगा यही मदरसा में, और स्टूडेंट भी आएगा और पढ़ने, गुस्सा में। दूसरी कहानी एक ऐसा घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराया पर मिल सकता है। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को बहुत अच्छा
लगा, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगी कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती है, क्योंकि उसे बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों यही सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि क्योंकि पड़ोसी से मछली पकाने की गंध आ रही थी। मतलब मुस्लिम समझ के वो नहीं रखना चाहते होंगे, ठीक है। पहले तो ज़्यादा भेदभाव होता है, तब तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, कोई तरह की समस्या नहीं है। लेकिन उस समय उनको लगा होगा कि नहीं रखने का तो कोई तो बहाना बनाया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं कि शाकाहारी को रखते हैं, मांसाहारी को नहीं रखते हैं। अब बगल में वहीं पे उसके मतलब एरिया में ही वहीं पे बिल्डिंग में मछली का फ्राई करने का स्मेल आ रहा था। उनके सामने उन दूसरों और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ और मकान देखने के निश्चय किया। बोला हम नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, छोड़िए अगर वो लोग नहीं देते हैं तो हम दूसरे जगह ट्राई करते हैं। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। चलिए इधर भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। यही है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, एक आत्मकथा, ठीक है, बहुत अच्छी थी, पढ़ा तो लगा हमको भी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने की अनुभवों को प्रस्तुत किया। पढ़ने में तो लाजवाब है। चलिए, आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? क्योंकि वो एक दलित परिवार से थे, गरीब परिवार से थे, इस वजह से। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखिए कि उस स्थिति में आप कैसे अनुभव करते होंगे। उस समय तो बहुत गुस्सा आता, हम रहते तो बहुत गुस्सा आता। आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? क्योंकि मेरे नज़र से लग रहा है क्योंकि वो मुस्लिम थे, इस वजह से। यदि आप अंसारी दंपति के जगह होते तो आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती, क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रखना चाहता है, तो आप क्या करते? सही बात है, सही सोचे थे, क्योंकि वो मुस्लिम थे, थोड़ा जाति धर्म ज़्यादा देखता है। लेकिन अब वैसा नहीं रहा, अब सब खत्म हो गया। मानवीय गरिमा का मूल्य। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग, धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोग असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठोस पहुंचती है। मतलब जब असमानता का व्यवहार, किसी के साथ भी भेदभाव होगा तो अंदर से ही उसको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मतलब उनके साथ क्या होता है, आत्मसम्मान जो होता है ना, उस पर ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उन्हें सम्मान की बुरी तरह आदत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के साथ
शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोग ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उन्हें आत्मसम्मान न उन्हें ऐसा करने से रोक दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो पहले वहाँ अंसारी की जगह पे उसको बहुत तकलीफ हो रहा था कि हमको रूम नहीं दे रहा था। दूसरी बात, और उसके जगह पर उसका नाम चेंज करने का, किसी का भी नाम है भाई, उस नाम से सभी कोई उसको जानता है, अपने नाम पे गर्व करता है, और उसको कह रहा है कि नाम चेंज करने के लिए, तो उसका आत्मसम्मान उसको बोला नहीं, जो होगा इसी पे होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। वो प्रॉपर्टी डीलर जो बोला नाम चेंज कर लीजिए, तो लेकिन उसको क्या किया, वो माना नहीं, इनकार कर दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारत का जो लोकतंत्र है उसमें समानता। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई या खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी और है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे, इधर भी इम्पोर्टेंट सब रहता है। चलिए, यदि आप अंसारी परिवार के हैं सदस्य तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने का सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते हैं? बिल्कुल भी नहीं कहते बदलने के लिए। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? बहुत तकलीफ होता है कोई तरह का। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दर्शाया गया है। बच्चे क्या कर रहे हैं? जूता पॉलिश कर रहे हैं। यहाँ भी वही हो रहा है। फिर यहाँ से मिला, यहाँ देखते हैं क्या चीज़ के है बारे में दिया हुआ है। उन्नीस 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का, मतलब 1975 में एक मूवी बना था दीवार, फिल्म में जूते पॉलिश करते हुए एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसा को उठाने से इनकार कर देता है। जो फेंक के जो पैसा दिया ना, वहाँ का जो कोई साहब आए थे जूता पॉलिश कराने के लिए, वो फेंक के उसको पैसा दिया, तो वो क्या किया, पैसा को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम का भी गरिमा है और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, बेचारा मेहनत किया, उस अनुसार से उसको पैसा देना चाहिए, फेंक के नहीं देना चाहिए। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या है। ये हमारा संसद होगा, संसद भवन। संसद हमारे लोकतंत्र का अधिकार स्तंभ है। हम अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ये हमारा क्या है? संसद भवन है। अब जो कि थोड़ा न्यू संसद भवन बन गया है, तो इससे और अच्छा और बड़ा दिखाई देने लगा है। बहुत सारा सब चीज़ का बढ़ गया है। लोकसभा, विधानसभा, सभी का सीट ग्रोथ किया गया है। चलिए, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया, जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। मतलब पहले कोई नियम कानून नहीं था भेदभाव के खिलाफ, अब बहुत सारा नियम कानून आ गया है कि सभी के साथ आप एक व्यवहार कीजिए, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को बराबर अधिकार है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। मतलब नियम कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर हो या कोई जाति से है या कोई लिंग हो, ठीक है, सबके लिए समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून पालन करना है। बिल्कुल। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान
और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। कहने का मतलब है हर व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, मंदिर मस्जिद हर जगह जा सकता है, कहीं रोक टोक नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि ये बहुत अमीर आदमी है तो ये होटल नहीं जाएगा, ठीक है, ये फील्ड नहीं जाएगा, ये दुकान नहीं जाएगा, ये बाजार नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। नियम सभी के लिए है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था, छुआछूत में जिस कुएं पे अमीर लोग, व्यापार लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग स्नान करते थे, उस पे दलित नहीं जाया करते थे। ठीक है। चौथा, अस्पृश्यत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। मतलब अनुच्छेद 17 में है, ठीक है, एक्ट में अस्पृश्यता का अंत कितना, तो 17। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद की। अब देखते हैं इधर भी क्या है। सतत विकास लक्ष्य 2, भूखमरी समाप्त करना। एक योजना बनाई, जीरो हंगर, भूखमरी को समाप्त करना है, सरकार के द्वारा बनाया गया ये नियम। चलिए अब इसको देख लेते हैं यहाँ से। करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार को रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, मतलब 100 साल तक उसके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, मिड डे मील द्वारा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकार को इसे अपनाने या अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। कहने का मतलब है मिड डे मील जो है ना, सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। स्कूल में जो बच्चे लोग को प्राइमरी तक, मतलब सबसे पहले तमिलनाडु में जो है ना, ये 1995 में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कितना में हो गया था, तो 1995 में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब हुआ क्या, उच्चतम न्यायालय ने 2001 में बोला कि सभी सरकारी विद्यालयों में 6 माह के अंदर इसको चालू किया जाए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ, मतलब अच्छा हुआ कि सभी गरीब बच्चे के स्कूल में जो पढ़ते थे, भूखे पढ़ाई नहीं हो पाता था, स्कूल से भाग जाया करता था, उसके लिए ये बेटर था कि खाने के चक्कर में बैठे हुए रहते थे, उसके कारण पढ़ाई भी हो जाता था, जो बहुत सारे गरीब परिवार के थे उसको भोजन नहीं मिल पाता था। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में भी प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया भोजन के कारण। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्यम भोजन मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चे को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि कि सारा स्कूल में कोई भी जाति हो, कोई भी कैटेगरी से हो, खाना सभी के लिए बन रहा है भाई, तो सभी को खाना होगा। ठीक है, यहाँ पे जातिवाद भी कुछ नहीं चलेगा, असमानता का व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सीटेट में भी पूछा जाता है कि किसको रखा गया भोजन पकाने के लिए, तो दलित महिलाओं को भी रखा जाता है।
माध्यम भोजन कार्यक्रम ने निर्धन जो गरीब परिवार के स्टूडेंट होता है वो भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। भूखे पेट पढ़ाई कैसे होगा, बात सही है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। माध्यम भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वह स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग है, जहां उसको भी देख लेंगे। चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड में एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्य भोजन परोसा जा रहा है। मतलब एक उत्तराखंड का शासकीय शाला है, मतलब वहाँ के लोकल स्कूल है, उसमें दिया जा रहा है। मध्यम भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? एकदम बहुत लाभ है, 3 क्या बहुत है। बच्चे खाली पेट आते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दूसरी बात है कि जाति विविधता खत्म होता है। तीसरी बात, बच्चे की उपस्थिति रहता है। जो बच्चा नहीं आना चाहते हैं तो वो भी खाना के कारण आना पड़ता है। बहुत सारा विचार है, ठीक है। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या क्या किया जाता है और इसके क्या लाभ है, एक सूची में लिखिए। बनाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, ये क्या कह रहे थे? अलग अलग है। जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। प्रांतीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे। चलिए, इसको भी देखते चलेंगे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा जहां असमानताओं का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीका अमेरिका को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसके पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए, बस यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। बताइए कितना नाइंसाफी होता था। चलिए, यहाँ पे देखते हैं ज़रा सा भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है, क्या क्या बात इसमें कहे गए हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। मतलब कह रहा है अपना आत्मसम्मान जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको दांव पे मतलब लगा के जीना, ये बहुत गलत बात है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, आत्मसम्मान,
वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों का विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। कहने का मतलब है कि अरे जीवन आया तो मृत्यु तो आएगा, लेकिन अपना जो आत्मसम्मान है उसको हमेशा के लिए अच्छे और एकीकृत करने के लिए अच्छे से रखना है और आत्मसम्मान की रक्षा भी करना है। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये बोले थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, यही है बस का हालत जो अभी हम लोग देखे हैं। कहाँ की है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे गोरा लोग आने पे वहाँ की सीट छोड़ देना पड़ता है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। चलिए इसको देखते हुए चलते हैं। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। मतलब वो बेचारी थक के आती तो वहाँ का नियम क्या था कि अगर कोई गोरे आदमी बस पे बैठ आ गए तो वहाँ के दलितों को या नॉर्मल इंसान को उसको उठ के, चाहे वो बीमार है या चाहे थके हुआ है, तो उसको उठ के उसको सीट देना होता था। मतलब एक महिला क्या करी, वहाँ पे सीट देने से मना कर दी क्योंकि वो अपने वर्क करते करते बहुत थक चुकी थी और बस पे बैठने पे सीट मिल जाने के बाद वो रिलैक्स फील कर रही थी। वो सीट देने से मना कर दी। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों ने के साथ असमानता का लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिका बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। मतलब देखिए, कहने का है एक जब नियम बना, ये बहुत अच्छा नियम था, इसको ठीक से देखते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट कब? तो 1964 में जब ये नियम बना तो सभी के लिए, जाति नस्ल के लिए सभी के लिए एक अधिकार देना और बच्चे के लिए जो मतलब नॉर्मल बच्चे के लिए अलग स्कूल, हाई फाई बच्चे के लिए अलग स्कूल बनाया गया था, तो वो नियम नहीं रहा। अब हर एक बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, चाहे जैसे भी पढ़ेगा। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? अफ्रीका में भेदभाव, बच्चों के सबके दरवाजे खोले जाएंगे। हाँ, उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधा है और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां की सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। चलिए अब देखते हैं कुछ एक्ट है। कितना मिनट का हो गया? 49। कोई बात नहीं है। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश मतलब अनुच्छेद जो है 15 में क्या है, इसको हम लोग एक नज़र देखते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश में है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब आप इसके बीच में डिबेट नहीं कर सकते। फर्स्ट नंबर।
राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब उसको कोई तरह का असमानता, समान अधिकार देना, असमानता का व्यवहार नहीं करना है। 2 नंबर, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या मतलब कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 15 के द्वारा ही कोई भी कहीं भी जा सकता है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो। ठीक है। ख नंबर है, पूर्णतः या भागवता राजनीति या पोषिक या साधारण जनता का प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग, मतलब समझा देते हैं, और के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब अनुच्छेद 15 यही कहता है कि व्यक्ति के साथ समान व्यवहार कीजिए, चाहे कोई भी प्लेस हो, कोई भी जाति हो, गरीब हो, चाहे औरत हो या पुरुष हो, लिंग का भी कोई नहीं है, जन्म स्थान का भी नहीं करना, जैसे पाकिस्तान जन्म स्थान के जैसे बिहार हो गया, बंगाल का हम लोग कहते हैं कि ये बिहारी है, बंगाली है, मराठी है, ये सब भी नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं का भी। अनुच्छेद यही 15 कहता है कि सभी के लिए इक्वल है, चाहे जाति के आधार पे, जैसे कि मान लेते हैं तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, सड़क हो गया, बस हो गया, होटल हो गया, कहीं भी कोई तरह का समस्या नहीं आना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद 15 था। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता है। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अभी भी थोड़ा मोड़ा है, लेकिन लगभग 90% ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक लगभग लास्ट ही है। अब अभ्यास प्रश्न आ गया। ये तो लॉन्ग है, शॉर्ट इसमें नहीं है, तो शॉर्ट हम लोग रहता तो कराते हुए चलते हैं, लॉन्ग बाद में कराया जाएगा। चलिए कुछ शब्द संकलन है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शब्द संकलन को भी पढ़ते चलेंगे, इसका मीनिंग को, अर्थ को समझते चलेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रहा है, बस 2-4 मिनट और लगेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु, ये बात तो हम पहले भी बता दिए थे, नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कहने का मतलब है वो गरीब है, अमीर है, पुरुष है, जेंट्स है, जो भी है, 18 वर्ष का हो, 18 वर्ष से एभव हो, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसको प्राप्त है। चलिए अब गरिमा के बारे में जान लेते हैं। गरिमा किसको कहते हैं? इसका तात्पर्य अपने आप और दूसरे व्यक्तियों का सम्मान योग समझने से। गरिमा का मतलब हो गया कि देखिए, एक अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों का भी सेल्फ रिस्पेक्ट का सम्मान करना है, दोनों को मिलाते हुए चलना है। चलिए संविधान किसको कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियम को निरूपित किया गया है, उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। चलिए एक लास्ट है अब, नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका में जो लागू हुआ था, दक्षिण अफ्रीका। यह एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, ये आंदोलन कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में
1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्ल भेदों को समाप्त करने और समान अधिकार की मांग की। वहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकी थे, अमेरिकन लोग, वो इस पे नियम कानून लाने में बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उसके साथ समानता हो रहा था, और समानता हो रहा था, समानता नहीं हो रहा था, ठीक है, भेदभाव ज़्यादा हो रहा था। चलिए, ये टॉपिक आज हम लोग, ये टॉपिक था समानता। लेसन कौन था? तो फर्स्ट लेसन ही था, अध्याय फर्स्ट ही था, समानता के बारे में हम लोग पढ़ें। अब एक्सरसाइज 2 है, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।